प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन अमेठी के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने कॉल्स इन एरियर के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम कॉल्स इन एडवांस यानी अग्रिम याचना के बारे में देखेंगे। जिस तरह से कॉल्स इन एरियर में किसी याचना को मांगा जाता है और अंशधारियों द्वारा उसे किसी भी कारण से भुगतान नहीं किया जाता है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट बनाया जाता है। ठीक इसी का जस्ट अपोजिट, अगर किसी याचना के मांगे जाने पर कोई अंशधारी उस याचना के बाद मांगे जाने वाली याचनाओं की धनराशि भी इसी याचना के साथ भेज देता है तो इसे अग्रिम याचना के रूप में जाना जाता है। क्योंकि यह राशि कंपनी को पहले मिल जाती है, इसलिए कंपनी को इस पर ब्याज भी देना होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि अग्रिम याचना क्या है, इससे संबंधित क्या जनरल प्रविष्टियाँ होती हैं, इस पे ब्याज की गणना कैसे की जाती है और चिट्ठे में इसे कैसे दिखाया जाता है। तो विद्यार्थियों, नोट्स बनाने के लिए पहले आप इसे देख लें जिससे आपका नोट्स अच्छे से बन सके। तो अग्रिम याचना के बारे में आप लिखेंगे, साधारण शब्दों में अग्रिम याचना का आशय उस स्थिति से है जब कोई अंशधारी वर्तमान याचना राशि के साथ आगे की भी याचना की राशि अग्रिम में भुगतान कर दे। अर्थात प्रथम याचना राशि के साथ, एग्जाम्पल के रूप में इसके देखेंगे, अर्थात प्रथम याचना की राशि के साथ द्वितीय या तृतीय याचना की राशि भी भेज दे। यहाँ पे आवेदन को छोड़कर आवंटन के साथ भी कॉल्स इन एडवांस हो सकता है, फर्स्ट कॉल के साथ भी कॉल्स इन एडवांस हो सकता है, सेकंड कॉल के साथ भी कॉल्स इन एडवांस हो सकता है। केवल ध्यान देने की बात यह है कि कभी भी आवेदन के साथ कॉल्स इन एडवांस नहीं हो सकता है। नोट: यदि कंपनी के अंतर नियमों में प्रावधान किया गया है तो ही कंपनी अपने अंशधारियों से किसी याचना के देय होने से पूर्व ही उसकी राशि स्वीकार कर सकती है। इसे अग्रिम भुगतान या अग्रिम अदायगी भी कहा जाता है। देखिए छात्रों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अग्रिम याचना की राशि ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी जब चाहे तब ले सकती है। ऐसा नहीं है। कंपनी के अंतर नियमों में अगर इस तरह का प्रावधान है कि कंपनी कॉल्स इन एडवांस या अग्रिम याचना की राशि को स्वीकार कर सकती है तभी कंपनी स्वीकार करेगी, अन्यथा कंपनी इसे स्वीकार नहीं करेगी। अब इस पे हम की जाने वाली जनरल प्रविष्टियों के बारे में देख लेते हैं कि अगर अग्रिम याचना की राशि प्राप्त होती है तो चूँकि यह किसी याचना के साथ प्राप्त होगी, किसी कॉल्स के साथ मिलेगी, तो जिस कॉल्स के साथ मिलेगी उसी के साथ हम इसे क्रेडिट कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि हमें ये फर्स्ट कॉल के साथ मिल रही है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पे फर्स्ट कॉल फिलअप कर लेंगे टू फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल में तो हम उस याचना पे जितनी राशि मांगी गई है उसको दिखाते हैं और कॉल्स इन एडवांस में जो अतिरिक्त राशि मिलती है उसको दिखाते हैं और दोनों का योग करने के बाद हम बैंक अकाउंट में दिखाते हैं, क्योंकि बैंक में इतना पूरा पैसा हमारे पास पहुंचता है। अब आगे की बात यह है कि जब ये याचना का मिल गया तो आगे की याचना जब हम करेंगे तो उसमें जितनी राशि अभी हमें एडवांस मिल गई है इतनी राशि वहाँ पे हमें नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे यह जो राशि पड़ी हुई है क्रेडिट में कॉल्स इन एडवांस के रूप में, इसी अमाउंट को हमें वहाँ पर डेबिट करना होगा। हमने आपको पहले भी बताया था कि अमाउंट जहाँ से उठाते हैं उसको डेबिट करते हैं, जहाँ ले जाते हैं उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर स्थिति ये बन रही है कि कॉल्स इन एडवांस से हम पैसा उठाएंगे और इसे हम शेयर फर्स्ट कॉल पे ले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम एंट्री करेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। यहाँ पे फर्स्ट कॉल था तो यहाँ पे सेकंड कॉल हो, क्योंकि ये धनराशि हमें अब सेकंड कॉल के साथ एडजस्ट करनी पड़ेगी। यह प्रविष्टि उस याचना के बैंक वाली प्रविष्टि के साथ की जाती है जिसके साथ अग्रिम भुगतान की राशि का समायोजन किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि कॉल्स इन एडवांस सपोज दैट फर्स्ट कॉल पे हो चुकी है तो जब हम सेकंड कॉल की राशि मांगेंगे तो मांगते समय हमें इस कॉल्स इन एडवांस पे कोई चर्चा नहीं करनी है, बल्कि जब हमें सेकंड कॉल की धनराशि मिलने लगेगी उस टाइम हमें इस कॉल्स इन एडवांस को उसमें डेबिट करना होगा। ठीक है, ये पॉइंट यही बता रहा है। फिर चूँकि कॉल्स इन एरियर होता है, कॉल्स पे लेट होती हैं तो कंपनी ब्याज लेती है, इसलिए कंपनी को अगर एडवांस कॉल्स मिल जाती हैं तो उस पर कंपनी को ब्याज भी देना होता है, क्योंकि यह धनराशि उसे समय से पहले मिल जाती है।
तो इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इसके बारे में देखेंगे, यदि कंपनी के अंतर नियम में ऐसी व्यवस्था है तो जिस प्रकार कंपनी अदत्त याचना पर ब्याज लेती है ठीक उसी प्रकार अग्रिम याचना पर ब्याज देती भी है। यदि कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका F, ये ध्यान देना है, टेबल F को अपना लिया है तो ब्याज की दर अधिक से अधिक 12% वार्षिक होगी। तो छात्रों यहाँ पे देखने की बात है, कॉल्स इन एरियर पे टेबल F, कंपनी अधिनियम 2013 की टेबल F के अनुसार जो इंटरेस्ट था, जो इंटरेस्ट लिया जाता था वो था 10% अधिकतम, और कॉल्स इन एडवांस पे ये होता है अधिकतम 12%। और इसे भी कैलकुलेट करने का सूत्र वही है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अमाउंट आपका है तो कॉल्स इन एडवांस अमाउंट, जितना अमाउंट होगा इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन, ये रेट का 100 और टाइम का 12, में से मंथली है तो जो 3 महीने का 3/12, 2 महीने का है तो 2/12, इस तरह से कर लेते हैं। उसके बाद चूँकि ये ब्याज इसके साथ मेंशन हो गया तो ब्याज के साथ साथ हमें ब्याज की प्रविष्टियां भी मेंशन करनी होंगी। तो ब्याज की प्रविष्टियों को भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे इस संबंध में निम्न प्रविष्टियां होंगी। ब्याज की राशि का भुगतान करने पर एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अगर इसे भुगतान नहीं किया जा रहा है, मीन्स इसको ड्यू कर छोड़ दिया जा रहा है या अदत्त रह जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में एंट्री की जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, क्योंकि शेयर होल्डर्स के लिए यह अमाउंट ड्यू हो जा रहा है। देखने की बात यह है कि अगर अग्रिम याचना पर ब्याज की राशि को लाभांश खाते हैं, चूंकि यह अग्रिम याचना पर जो ब्याज मिल रहा है कंपनी के लिए फ़ायदा होता है, इसलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना होता है। अब कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनने लगा है तो इसको वहाँ ट्रांसफर करेंगे और लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। यहाँ पे अग्रिम याचना को हम चिट्ठे में दिखाते कैसे हैं, यदि इस अग्रिम याचना को अभी तक जिस चालू वर्ष में से एडजस्ट नहीं किया जा सका है तो फिर क्या करेंगे, कॉल्स पेड इन एडवांस या कॉल्स इन एडवांस की राशि को चिट्ठे के दायित्व भाग में प्रदत्त पूंजी मीन्स पेड अप कैपिटल के बाद दिखाया जाता है, क्योंकि यह कंपनी के लिए दायित्व है। जब तक आगे की याचनाएं नहीं मांग ली जाती हैं तब तक ये यहाँ पे दायित्व के रूप में होता है। तो छात्रों यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कॉल्स इन एडवांस होती कैसे, इसका एक स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। तो सपोज दैट किसी कंपनी ने इशू किया है, जैसे मैं एग्जांपल देता रहता हूँ 5000, और कंपनी के पास जो सब्सक्रिप्शन आ गई है, कंपनी के पास सब्सक्रिप्शन भी आ गई सपोज दैट 5000 के लिए ही, और इस पे जो अमाउंट्स कॉल किए जा रहे हैं सपोज दैट एप्लीकेशन पे 2 और अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 3, और टोटल ये हो रहा है 10। तो ऐसी स्थिति में सपोज दैट आवेदन की धनराशि तो हमें 5000 अंशों पे 2 रुपये के हिसाब से 5 दूनी 10,000 रुपये प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब इसे हम ट्रांसफ़र भी कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, उसके बाद जब हम अलॉटमेंट के अमाउंट मांगते हैं तो सपोज दैट हमें 5000 गुणे 2, 5 दूना 10,000 रुपया हमने अलॉटमेंट में मांगा। लेकिन एक अंशधारी ऐसा है जिसने क्या किया कि उसने ये सोचा, और हाँ एक अंशधारी है ए जिसके पास सपोज दैट 500 अंश हैं, उसने क्या किया कि ये अलॉटमेंट की धनराशि तो दिया ही दिया, इसके साथ साथ उसे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की भी धनराशि दे दिया। तो इसका मतलब उसने 500 अंशों पे 2 रुपया फर्स्ट कॉल का और 3 रुपया फाइनल कॉल का, 3 2 5 रुपया, मतलब 5 रुपया अतिरिक्त 5 बचे 2500, मीन्स इस पे अलॉटमेंट पे हमें 10,000 तो अलॉटमेंट का मिला ही, साथ साथ 25 रुपये हमें अतिरिक्त मिल गया, तो टोटल 12,500 रुपये हमें यहाँ पे मिल गया। तो ऐसी स्थिति में 12,500 रुपये मिलने पे हम इसकी एंट्री करेंगे। क्या एंट्री हमारी हो जाएगी यहाँ पे, एंट्री जब पैसा मांगने की एंट्री तो वैसे ही होगी जैसे हम करते हैं नॉर्मली, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 से। लेकिन जब पैसा मिलेगा तो वहाँ पे हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि हमारे पास जो अलॉटमेंट का अमाउंट आ रहा है वो तो 10,000 आ रहा है, लेकिन जो कॉल्स इन एडवांस आ रहा है वो 2,500 अतिरिक्त आ रहा है। टोटल हमारे खाते में 12,500 रुपया बैंक में हमारे आ रहा है। तो ये छात्रों ये रहा इसका कैलकुलेशन नॉर्मल तरीके से, जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारा कॉल्स इन एडवांस कैसा होता है। और इन सारी जनरल एंट्रीज को आपको याद रखना है, क्योंकि शेयर के सवाल को सॉल्व करते समय जनरल एंट्री मस्ट होती है। जनरल एंट्री पे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। धन्यवाद।